कमरे में दाखिल होते ही इसकी पहली निगाह बेड पर बैठी हयात पर पड़ी, जो अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखे इसकी तरफ देख रही थी। यहाँ क्या कर रही हो तुम? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? हयात, मेरे कमरे से निकलो। मैं कहीं नहीं जा रही, ये मेरा भी कमरा है। ढीठ बनी वो वहीं पर बैठी रही। बैठो यहीं, मैं जा रहा हूँ। मोबाइल और वायलेट ड्रेसिंग टेबल पर रखकर वह कमरे से जाने लगा। जब हयात जल्दी से उठी और अपने दोनों हाथ शाहमीर के पेट पर बांधकर इसकी पुश्त पर अपना सर टिका दिया। वो सुबह से सोचती रही और फिर मुझे अम्मा साई की मदद से पता चल गया कि आप मुझसे नाराज़ हैं। ये पता नहीं चला क्यों नाराज़ हूँ, क्योंकि मैं रात को कमरे से चली गई थी। लेकिन कसम से मुझे लगा आप नींद में ये बात कह रही हैं। इसने जल्दी से अपनी सफाई पेश की जब इसके हाथ अपने पेट से हटाकर शाहमीर ने अपना रुख इसके जानिब किया था। हयात में चाहे हयात में चाहे कोई भी बात करूं, जागते हुए या सोते हुए, मैं तुम्हें तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। सब मेरे साथ मजाक करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं कुछ नहीं कहता, ना ही मुझे बुरा लगता है, पर मैं चाहता हूँ मेरी बीवी मेरी हर बात को अहमियत दे। मैं आइंदा ख्याल रखूंगी, आप बस नाराज मत होना। इसके कहने पर शाहमीर ने मुस्कुराते इसे देखा और इसके लबों पर झुक गया। सुबह से इसे इसी चीज़ को तो लेकर वो इतना मिस कर रहा था। नहीं होऊंगा मैं नाराज, लेकिन आज की पूरी रात तुम्हें यहाँ मेरी बाहों में सोना होगा और तुम इनकार नहीं करोगी। सिर्फ एक रात शाहमीर। हयात ने अपनी एक उंगली उठाई जिस पर शाहमीर ने अपने लब रख दिए थे। रुखसती से पहले पूरी कोशिश होगी, बस ये एक रात, और इससे ज़्यादा भी हो गई तो क्या होगा? सुलह ही तो रहा हूँ, कौन सा मैं तुम्हारे साथ। शाहमीर इसका जुमला मुकम्मल करने से पहले हयात ने अपना हाथ इसके लबों पर रखा, जिस पर शाहमीर ने इसका हाथ अपने लबों से हटाया और इसके हाथ की पुश्त पर अपने लब रखकर इसे अपने सीने से लगा लिया। क्या कहकर आई हो तुम महिम? साहिर ने मशकूक निगाहों से देखकर, जबकि इसकी बात का कोई जवाब दिए बगैर वो मुड़कर भागने लगी थी, जब बेध्यानी में सर वहां लगे पिलर से टकराया। सर एकदम से जैसे घूम गया था और इससे पहले कि वो चकराती और सर के साथ जमीन पर गिरती, साहिर से पकड़ चुका था। बेवकूफ़ लड़की, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? इसे गुस्से से घूरते वो इसका माथा सहलाने लगा, जो लाल हो रहा था, जबकि माहिमा बस रोए जा रही थी। किस चीज़ के लिए पता नहीं। माहिर को राजी नहीं कर सकी, साहिर के सामने उल्टा सीधा बोल दिया और अब इसके सामने ही सर पिल्लर में ठुक गया था। ज़्यादा ज़ोर से लग गई क्या? माहिम को रोते देख इसका लहजा नर्म हुआ था, लेकिन वो बिना इसकी बात का जवाब दिए वहां से भाग गई, जबकि वो साहिर गहरे गहरे सांस लेकर रह गया। इसे पता था माहिम सिर्फ इसके सवालों से बचने के लिए भागी थी। वो शायद इसे सही बात बताती भी नहीं। सही बात इसे सिर्फ माहिर से ही पता चल सकती थी। मैं जानता हूँ मुझ पर हमला तुम नहीं करवाया था, अली ने संजीदगी से दूसरी तरफ मौजूद आसिफ लघियारी से कहा, जिस पर इसका कहा सुनाई दिया था। तुम बिना किसी सबूत के मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो अली खान। मुझे सबूत की ज़रूरत नहीं है आसिफ, मैं जानता हूँ तुम मुझे मारना चाहते हो, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मेरे बाप को मारा था। तुम्हारे बाप ने मेरी जगह ली थी। मेरे बाप को वही जगह मिली जिसके वो लायक था। तुम इस जगह के लायक नहीं थे, अगर होते तो लोग तुम्हारा साथ देते, ना कि मेरे बाप का। पुरानी बातों का वक्त गया, छोड़ दो इन बातों को। इनमें रहकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अभी का कहो, तुम क्या करोगे? मुझे बिना किसी सबूत के जेल भिजवाओगे? मैं तुम्हें जेल भिजवा कर क्या करूंगा? थोड़े दिन में तुम मुझे फिर बाहर नजर आओगे। मैं तुम्हें सजा दूंगा, खुद अपने हाथों से तुम्हारा कत्ल करूंगा। अली के लहजे में शख्स के लिए बेइंतहा नफरत थी। उस शख्स ने इसके माँ बाप को इससे छीन लिया था सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसके घटिया कारनामे इसका बाप दुनिया के सामने ले आया था। तुम कल के आए बच्चे हो अली, मुझसे मुकाबला नहीं कर सकोगे। लाख कोशिश की तुमने मेरी जगह पर आने की, लेकिन देख लो, इस कल के आए बच्चे ने तुम्हें हरा दिया। इसकी बात सुनकर जैसे दूसरी तरफ मौजूद शख्स के जैसे तन बदन में आग लग गई थी। तभी इसने मजीद कुछ कहे बिना जल्दी से कॉल कट कर दी। जरियाम, अब छोड़ो मुझे। अपनी जगह से उठकर वह जाने लगी। जब जरियाम ने इसे वापस अपने करीब किया, कहाँ जा रही हो? मुझे भूख लग रही है। पर मेरी भूख अभी मिटी नहीं है। इसे अपने बेहद करीब करके जरियाम ने बेबाकी से कहा, प्लीज़ जरियाम, मैं थक गई हूँ। 2 घंटे से तुम्हारा ये हाल किया 2 घंटे में ही तुम्हारा ये हाल हो गया है। इसके कहने पर हुरैब के चेहरे की सुर्खी मजीद गहरी हुई थी। बिना मजीद कुछ कहे इसने अपने चेहरे पर कंबल डाला, क्योंकि जब तक जरियाम की इजाज़त नहीं होनी थी तब तक इसने हुरैब को वहाँ से उठने नहीं देना था। जरियाम ने इसके चेहरे से कंबल हटाया और बिना कुछ कहे इसके लबों पर झुक गया। गुस्से से वो कमरे में टहल रहा था। मुर्तज़ा की बातें जब जब याद आ रही थी तब तब इसे गुस्सा आ रहा था। ऊपर से इस बात की अलग परेशानी हो रही थी कि मुर्तज़ा से नाराज़ हो चुका था, लेकिन वो क्या करता? वो नूर से शादी कभी भी नहीं कर सकता था। आलम को वो बार बार काल मिला रहा था, शायद वही इसे इस बात के पीछे की वजह बता दे, लेकिन वो था जिसकी काल ही पिक नहीं कर रहा था। और ऐसे में जिस बात का गुस्सा इसे सबसे ज़्यादा आया था
वो थी इसके मोबाइल पर बार बार आती कॉल, जो इसके गुस्से को मज़ीद बढ़ावा दे रही थी। आहान, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, तुम पिक क्यों नहीं कर रहे? इसकी कॉल उठाते ही शानजे ने फ़ौरन से कहा था, क्या काम है शानजे? तुम बस मुझे बताओ, मेरी कॉल्स पिक क्यों नहीं कर रहे थे? पता है ना मैं तुम्हें कितनी कॉल्स की हैं, कम से कम एक मैसेज ही कर देते। मालूम है मुझे तुमने कितनी कॉल्स की हैं, पर फालतू नहीं बैठा रहता हर वक्त, जो हर वक्त बेल जो हर बार पहली ही बेल पर तुम्हारी कॉल उठा लूँ। इसका लहजा तल्ख हुआ था। आहान, तुम ऐसे क्यों बातें कर रहे हो? मुझे तो तुम्हारी इतनी इंपॉर्टेंट बात बतानी थी। तुम्हें हर तुम्हारी हर बात ज़रूरी होती है शानजे, कभी मेरी बात सुनी है तुमने? नहीं, तुम्हारी बात चाहे ज़रूरी हो या गैर ज़रूरी, लेकिन इसे सुनाना तुम अपना फ़र्ज़ समझती हो। तो मत सुनो मेरी बात, मैं तुम्हारे आगे हाथ नहीं जोड़ती हूँ कि आकर मेरी बात सुनो, उसने गुस्से से तेज़ लहजे में कहा और कॉल काट दी। आहान ने पहली बार इससे इस तरह से बात की थी। गुस्सा और अना को दूर करके इसने एक बार भी नहीं सोचा कि आहान ने इससे इस तरह से बात क्यों की। इसके काल काटने पर आहान फिर से आलम को काल मिलाने लगा था। तेज तेज कदम उठाता वो अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था जब जेब में रखा मोबाइल थरथराने लगा। इसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। नंबर देखकर चेहरे पर संजीदगी और बढ़ गई थी। इसने अगले ही पल कॉल पिक की थी। हेलो सर, मुर्तज़ा शाह ने कहा है कि आपके आने से पहले वो अपनी बेटी का निकाह कर देंगे। इसकी बात सुनते ही अली की नीली आंखों में गुस्सा उतर आया। किसके साथ? आहन शाह के साथ। इसने कॉल कट कर दी और अपने इश्तियाल पर काबू पाने की कोशिश करने लगा, लेकिन गुस्सा था जो बढ़ता ही जा रहा था। इसकी नूर किसी और की हो जाती ये सोचे से तड़पा रही थी। कैसे वो इस लड़की को किसी और का होने देता, जैसे वह अपना मान चुका था, जैसे मोहब्बत में वो इस हद तक आगे निकल चुका था कि पीछे मुड़ने का कोई रास्ता ही नहीं था। मुश्किलों से जरियाम ने इसकी जान छोड़ी थी और फ्रेश होते ही वो सब पहले किचन में आई, क्योंकि भूख से इसका बुरा हाल हो रहा था। जरियाम सारे मुलाजमों को यहाँ से भेज चुका था, बाहर बस गार्ड खड़े थे, जबकि घर में सिर्फ वो दोनों ही मौजूद थे। इसने फ्रिज खोला, खाना तो कुछ बनाना नहीं आता था, इसलिए फ्रूट निकाल कर टेबल पर रखे और आदत के मुताबिक बिना धोए और काटे खाने लगी थी। इस घर के अफराद सिर्फ ज़रूरत के तहत या किसी काम की वजह से ही रुकते थे, इसीलिए खाली फ्रिज जब ही चीज़ों से भरता था जब कोई फर्द यहाँ रहने आता था। जरियाम किचन में दाखिल हुआ और पहली नज़र कुर्सी पर बैठी अपनी बीवी पर गई, जो कुर्सी पर आलती पालती मारे बैठी सेब खा रही थी। जरियाम इसका सामान फरीदा के घर से मंगवा चुका था, इसीलिए इस वक्त इसने अपना ही लाइट ब्लू कलर का सूट पहना था। गीले बाल पीछे की तरफ डाले हुए थे और एक कंधे पर दुपट्टा लापरवाही से डाला हुआ था। हुरैब, काट कर खाओ, मेरे को ऐसे ही आदत है। इसके कहने पर अपना सर नफ़ी में हिलाकर इसने प्लेट और छुरी निकाली, वहाँ रखे फ्रूट को पानी से धोकर सफाई से काटने लगा। सेब खत्म करके हुरैब इसका काटा हुआ फ्रूट खाने लगी। कुछ टुकड़े इसके मुंह में डाल देती और बाकी का खुद खा जाती। हुरैब, एक बात कहूँ? हाँ, जहाँ तक मैंने तुम्हें देखा है, खाती तो तुम सब कुछ हो, तो लेकिन ताकत तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है। इसके कहने पर हुरैब जल्दी जल्दी अपना मुंह चलाने लगी, ताकि इसे इसकी बात का जवाब दे सके जो भरे हुए मुंह से वो नहीं दे सकती थी। बहुत ताकत है मुझ में। बहुत ताकत है मुझ में। तूने तूने जरियाम ने इसे टोका था। हाँ, तूने अभी मेरी ताकत देखी नहीं है। हमारे इन प्यार भरे लम्हों में मैं देख चुका हूँ तुम्हें कितनी ताकत है। 1 घंटे में ही बेहाल हो जाती हो, जिसकी वजह से मुझे तुम्हें जल्दी छोड़ना पड़ता है। इसकी बात सुनते हुरैब ने जल्दी से अपनी स्ट्रॉबेरी इसके मुंह में डाली थी। खुद भी खाओ और मेरे को भी सुकून से खाने दो, इसने बिना नजरें मिलाए कहा था और अपना फिर से मुंह चलाने लगी। मैं तो इसे अच्छा भला शरीफ इंसान समझती थी, लेकिन ये आदमी तो इमरान हाशमी का भाई निकला। ये बात वो सिर्फ दिल में ही कह सकी थी। तुम परेशान लग रही हो परीशे, तुम परेशान लग रहे हो। परीशे की आवाज़ इसने चौंक कर इसकी जानिब देखा था, जो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपने हाथ पर लोशन लगा रही थी। क्या? तुम परेशान लग रही हो? मुर्तज़ा, सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है, बस मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। सब ठीक है। इसने मुस्कुराकर इसे इत्मीनान दिलवाना चाहा और अपना हाथ सर के पीछे रखकर बेड पर टेक लगाकर लेट गया। वो वाकई में कुछ ज़्यादा सोच रहा था। ये बात इतनी बड़ी नहीं थी जितनी से बना ली थी। कुछ बुरा नहीं होगा, सब ठीक है और सब ठीक ही रहेगा। खुद को मुतमईन करके इसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। माहीम ने तुझसे क्या कहा था? टीवी से नज़र हटाकर इसने साहिर की जानिब देखा, जो इस वक्त ब्लू शर्ट और ब्लैक जीन्स पहने खड़ा था, यकीनन बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। टीवी बंद करके इसने अपना गला तर किया और इसकी जानिब मुतवज्जह हुआ। मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं कहा। जो भी कहा है माहीम ने कहा है। तू मुझे कुछ मत कहना। माहिर, माहीम ने क्या कहा था?
इसने अपनी दोस्तों से ये कह दिया कि इसका निकाह मुझसे हुआ है। और इसने क्या कहा था? इसके हाथ अपनी शर्ट के आस्तीन फोल्ड कर रहे थे, जिसे देखकर माहिर जल्दी से अपनी जगह से उठा था। देख साहिर, सारी गलती माहिम की है, मैं मासूम हूँ। माहिर इस माहिर और इसने क्या कहा था? आस्तीन कोहनियों तक फोल्ड करके इसने अपना सवाल दोहराया। उसने मुझसे कहा था कि मैं जाकर इसके दोस्तों से मिलूं, उसका शौहर बनकर। अपनी बात कहकर वो जल्दी से वहां से भाग गया, जिस पर साहिर ने मुस्कुराते अपना सर नफी में हिलाया था। इसका प्यारा भाई तो मासूम था, बिला वजह में डरकर भाग गया। गलती इसकी बीवी की थी तो सजा भी उसे ही मिलनी चाहिए थी। आलम और आर्यन के साथ वो इस वक्त शहर में आया हुआ था। ज़रूरी मीटिंग थी जिसमें इन दोनों की शिरकत लाजमी थी, इसलिए वो दोनों यहाँ आए थे, जिसकी वजह से आलम भी उनके साथ ही आ गया था। मीटिंग से फारिग होकर वो सीधा वसी के घर गया, क्योंकि इसका इरादा नूर से मिलने का था। मुर्तज़ा अंकल कैसे हैं आप? इसे देखते ही माहिम ने खुशी से चहकते कहा था, जिस पर मुस्कुराते मुर्तज़ा ने इसके माथे पर अपने लब रखे थे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी जान, तुम बताओ पढ़ाई कैसी जा रही है? बहुत अच्छी। नूर कहाँ है? वो अभी तक नहीं आई। इसके कहने पर मुर्तज़ा की पेशानी पर बल पड़े थे। लेकिन इस वक्त तक तो वो यूनिवर्सिटी से आ जाती है। ये तो मामा का ही पता होगा, इसे अगर लेट आना है तो वो इन्हें बता कर जाती है। कहाँ है फरीदा? किचन में। इसकी बात सुनकर परेशानी से वो किचन की जानिब जाने लगा जब इसका फ़ोन रिंग हुआ था। इसने फ़ोन निकाल कर देखा, जहाँ अली का नाम जगमगा रहा था। नूर अभी तक घर नहीं आई थी और इसे अली कॉल कर रहा था। दिमाग में खतरे का सायरन बजने लगा। हेलो। नूर के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मुर्तज़ा अंकल, वो मेरे पास है। उसके कहने पर मुर्तज़ा ने किस तरह से अपने गुस्से को ज़ब्त किया था, सिर्फ ये वही जानता था। अली मेरी बेटी कहाँ है? कहता रहा हूँ मेरे पास है, इसे ले आओ यहाँ। मैंने आपसे पहले ही कहा था नूर मेरी है, लेकिन आपने फिर भी इसे किसी और के साथ जोड़ना चाहा, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अली मैं कह रहा हूँ इसे वापस लाओ, निकाह करके ले आऊँगा। बकवास बंद करो अपनी, इसने चीख कर कहा, लेकिन फिर अपने लहजे को काबू में किया। और चीखने चलाने से मामला मजीद बिगड़ सकता था। अली इसे ले आओ, हम बैठकर बात करते हैं। मेरे घर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको नूर वहाँ नहीं मिलेगी। इसकी मजीद कोई बात सुने अली ने कॉल कट कर दी, और इसकी हरकत मुर्तज़ा की परेशानी को मजीद बढ़ा चुकी थी। अली पता नहीं इसकी बेटी के साथ क्या करेगा, ये बात इसे चैन नहीं लेने दे रही थी। कुछ नहीं करेगा वो अली, कुछ नहीं करेगा मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है और सही सलामत मेरे पास आएगी। अपनी कनपटियां सहलाकर वो खुद को मुतमईन करने की कोशिश कर रहा था। अजीब सी थकन पूरे वजूद पर तारी हो रही थी। थके थके कदमों से वो साहिर के कमरे में दाखिल हुआ, क्योंकि आलम और आर्यान भी वहीं बैठे थे। मिल लिए तुम नूर से? इसे देखते ही आर्यान ने पूछा, जिस पर इसने अपने सीने पर लब भींच कर अपना सर नफ़ी में हिलाया था। नहीं, वो यहाँ नहीं है, लेकिन इस वक्त तो वो आ जाती है। अली इसे लेकर गया है। इसके कहने पर इन दोनों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। क्या मतलब, कहाँ लेकर गया है? वो इसे अपने साथ ले गया है। मैं इसी बात से तो डर रहा था कि मैंने परीक्षा के साथ यही किया था, इसके साथ ज़बरदस्ती निकाह किया था, उसे अपने साथ ज़बरदस्ती बांध कर रखा, और अब मेरी ही बेटी के साथ वो शायद यही सब हो। मुर्तज़ा कुछ नहीं होगा नूर को, और ना ही तुमने कुछ गलत किया था, निकाह किया था तुमने। परीक्षा से इसे अपने साथ जायज़ रिश्ते में बांधा था। अली को कॉल मिलाओ, इसे कहो नूर को लेकर आए, हम बैठकर बात करते हैं। आलम ने इसे समझाने की कोशिश की थी, और वो बिना किसी रद्द-ए-अमल का इंतज़ार किए इसकी जेब से फ़ोन निकाल कर इरादा अली को कॉल मिलाने का था। मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए, मुझे मेरी नूर वापस चाहिए, प्लीज़ इसे ले आओ। इसकी आंख से आंसू बह निकला, और इसकी हालत आलम और आर्यान को परेशान कर रही थी। मुर्तज़ा कुछ नहीं होगा नूर को, अभी आ जाएगी वो। आर्यान ने इसे तसल्ली दी, लेकिन वो इसकी तसल्ली नहीं सुन रहा था। इसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, इसे बस तकलीफ़ हो रही थी। कहाँ, ये भी महसूस नहीं हो रहा था। बस आखिरी जो चीज़ इसने देखी थी वो थी कि आलम और आर्यन परेशानी से इसे पुकार रहे थे। माहिर सर। इसने मुड़कर देखा, जहाँ पर इज़ा भागती हुई इसके करीब आ रही थी। ब्लू जीन्स और पैरेट ग्रीन कलर की कुर्ती पहने, दुपट्टा गले में मफरल स्टाइल की तरह डाले, बालों की ऊंची पोनी टेल बनाए, वो हमेशा की तरह सादा सी थी। इसके करीब आकर वो गहरे गहरे सांस लेने लगी, क्योंकि भागने की वजह से इसका सांस फूल चुका था। अज़ा मेरे पास मोबाइल और वॉलेट दोनों है। उसके कहने पर अज़ा बेख्तियार हंसी। नहीं, आपने तो कहा था कि क्लास ख़त्म होने के बाद आपसे मिलूं, आप मुझे और मिशाल को टॉपिक समझा देंगे। सॉरी, मैं भूल गया था, चले मेरे ऑफिस रूम में आ जाए और मिशाल को भी ले आए। उसके कहने पर वो अपना सर हिलाती मिशाल को बुलाने चली गई थी। इस पूरी यूनिवर्सिटी में माहिर इसका फेवरेट टीचर था। इससे कितने भी सवाल कितनी भी बार कर लिए जाते, बिना उफ किए वो आराम से समझा देता था। आप इतनी जल्दी आ गए, मुझे तो लगा था महीने के बाद मुलाकात होगी।
इसके डाइनिंग रूम में आते ही नूर ने कहा था, इसे यूनिवर्सिटी से अली ने पिक किया था और फरीदा को इसने मैसेज करके बता दिया था कि वो दोस्त के साथ जा रही थी। इस वक्त वो मज़े से बैठी सामने टेबल पर रखे ढेर और लवाजमात से इंसाफ कर रही थी। अगर इसे पता चल जाता इसकी गैर मौजूदगी में इसके बाप को कितना बेचैन कर रखा था तो वो कभी भी इतने इत्मीनान से नहीं बैठी होती। तुम्हारी याद आ रही थी, बस इसीलिए वापस आ गया। उसने प्यार भरी निगाहों से नूर को देखा जो अपने खाने में मगन थी। पहली बार तो अली ने इसके घर पर इतनी खातिर तवाज़ु की थी, इसलिए वो भरपूर तरीके से इंसाफ कर रही थी। आप भी खाए ना, वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम खा लो, तुम्हें खाता देख कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसका इरादा थोड़ी देर में नूर को वापस घर छोड़कर आने का था और अपने साथ वो इसे सिर्फ इसीलिए ले आया था ताकि मुर्तज़ा को धमका सके। हाँ, अगर मुर्तज़ा ने दोबारा रिश्ते से इनकार किया या फिर नूर की शादी की इसके अलावा किसी और के साथ करने के बारे में सोचा भी तो वो अपने कहे पर अमल करने में देर नहीं लगाएगा, चाहे ज़बरदस्ती या फिर इसकी रज़ा से, लेकिन नूर शाह को हर तरह से वो अपना बनाएगा। इसकी सोचों को फ़ोन की आवाज़ ने तोड़ा। इसने अपना मोबाइल निकाल कर देखा और जल्दी से कॉल पिक की। दूसरी जानिब जहाँ दूसरी तरफ से बात सुनते ही चेहरे पर मौजूद संजीदगी मजीद बढ़ गई थी। कौन सा हॉस्पिटल है? शाहमीर, मुझे काम करने दें। उसने झुंझलाकर शाहमीर को पीछे करना चाहा, जो किसी एल्फी की तरह इसके साथ चिपका हुआ था और अपनी बेबाक हरकतें दिखा रहा था। उसके कहने पर ही वो इसके लिए किचन में खाना बनाने आई थी और जब से वो आई थी तब से ही वो इसे तंग कर रहा था। कितनी स्लो काम करती हो तुम। आपकी वजह से मैं ठीक से काम नहीं कर पा रही। इतनी भूख लग रही है मुझे और जब तक तुम मुझे कुछ खाने को नहीं दोगी मैं इसी तरह हरकतें करता रहूँगा। अब अपने काम पर तवज्जो दो, वरना ज़्यादा देर लगी तो खाने के बजाय तुम्हें ही खा जाऊँगा। मुस्कुराते हुए इसने हयात के गाल पर अपने लब रखे। जब इसे परीशे की आवाज़ सुनाई दी जो इसे पुकार रही थी, शामिर जल्दी से शामिर जल्दी से पीछे हटा था क्योंकि इसे ढूंढती हुई वो किचन तक आ चुकी थी। शामिर, क्या हुआ बड़ी माँ, आप परेशान लग रही हैं? मुर्तज़ा को हार्ट अटैक हुआ है, वो हॉस्पिटल में है, मुझे इसके पास जाना है, प्लीज़ जल्दी से गाड़ी निकालो। उसके कहने पर शामिर जल्दी से बाहर को भागा। थोड़ी देर में हवेली में मौजूद तमाम खवातीन शामिर के साथ वहाँ से निकल चुकी थी। घर के सारे अफराद हॉस्पिटल में मौजूद परेशानी से मुर्तज़ा की सेहतियाबी के लिए दुआ कर रहे थे, जिनमें आयरा और किस्वा परीशे और नूर को तसल्ली दे रहे थे, जो कब से रोए जा रही थी, और अली तकलीफ से रोती इस लड़की को देख रहा था। इसे ये सब अपना कसूर लग रहा था। मुर्तज़ा की इस हालत का जिम्मेदार वो खुद ठहरा था। कितना वक्त ऐसे ही गुजर गया जब डॉक्टर रूम से निकला। इसे देखकर परीशे बेताबी से इसकी जानी पड़ी थी। मेरे हस्बैंड कैसे हैं? वो अब बिल्कुल ठीक है, खतरे वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टर के कहने पर सब ने सुकून भरा सांस लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे अटकी हुई सांसें बहाल हो गई हों। होश में आते ही इसने सब की तरफ देखकर अपना मतलूबा चेहरा ढूंढना चाहा जो इसे मिल भी गया था। अपना हाथ बढ़ाकर इसने नूर को अपने पास बुलाया। इसके ऐसा करते ही नूर जल्दी से आगे बढ़ी और इसका हाथ पकड़ लिया। इसका लम्स पाकर मुर्तज़ा ने सुकून से आंखें मूंदी। इसकी बेटी इसके पास थी, इसके करीब थी। आप ठीक हैं बाबा साईं? हाँ मेरी जान, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस अगला चेहरा जो इसने देखा था वो था अपनी जान से अजीज बीवी का, जिसने रो रो कर अपना हशर बिगाड़ लिया था। उसके चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट बिखरी थी। इसे अपने लिए परिशे की फिक्रमंदी हमेशा से अच्छी लगती थी। मुझे अली से अकेले में बात करनी है। इसके कहने पर सब आहिस्ता आहिस्ता कमरे से जा चुके थे। उनके जाते ही कमरे का माहौल खामोश हो गया और इस खामोशी को मुर्तज़ा की आवाज़ ने तोड़ा। तुम शर्मिंदा लग रहे हो। इसके लहजे में नकाहत थी, लेकिन वो पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहा था। हाँ मैं हूँ अली, तुम मेरे लिए हमेशा से ख़ास थे और अब भी हो। बस मैं अपनी बेटी के मामले में डर गया था। वो रुक रुक कर अपने अल्फाज अदा कर रहा था। मुझे तुम्हारी और नूर की शादी पर कोई एतराज़ नहीं है, मैं बस डर गया था, लेकिन मेरा ये डर बिला वजह था जिसे मैं अब ख़त्म कर चुका हूँ। मतलब आप राज़ी हैं? इसके लहजे में एकदम खुशी का तासुर उभरा था। मैं राज़ी हूँ, पर आखिरी फ़ैसला मेरा नहीं होगा, नूर का होगा। नहीं। इसके कहने पर अली ने नासमझी से इसे देखा था। तो फिर? इससे पहले इसके भाइयों का फैसला होगा। वो नूर को इतनी आसानी से किसी के साथ रुखसत नहीं करेंगे। अगर तुम इनकी अगर तुम इन्हें इनकी बहन के लायक लगे तो ही वो इस रिश्ते को आगे बढ़ने देंगे। उसके कहने पर अली फ़कत गहरा सांस लेकर रह गया। एक भी नहीं, दो भी नहीं, यहाँ तो इसके 5-5 साले थे जिन्हें किसी भी तरह से इसे राज़ी करना था। वो सोच रहा था, कैसे? शाह हवेली को किसी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। हर तरफ फूलों की सजावट और लाइटों की रोशनी हो रही थी। इतनी सजावट क्यों ना होती? आखिर शाह हवेली के मकीनों की जान की रस्में मायूं थी। हर कोई तैयारी करने में मसरूफ़ था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी भी जगह पर कोई कमी आए। लेकिन यह अलग बात थी कि आंखें सबकी भीग रही थी, कभी खुशी में तो कभी नूर शाह के खुद से दूर जाने के गम में।
भला किसने सोचा था इनकी छोटी सी प्रिंसेस इतनी जल्दी घर से रुखसत हो जाएगी, लेकिन वो हो रही थी। आखिर माइयों का फंक्शन था और 2 दिन के बाद रुखसती। अली ने शर्ट का पहला बटन खोला और गला खंखारते कोट उतारा। मुर्तज़ा ने हॉस्पिटल से घर आते इन सबको ये बात बता दी थी कि अली नूर से शादी को ख्वाहिशमंद है, जिसके बाद वो सब इससे अपने घर पर मुलाकात करना चाहते थे। इस वक्त वो उसी के घर के ड्राइंग रूम में बैठे थे। वो इतना नर्वस होना नहीं चाहता था, लेकिन वहाँ बैठे इन 6 अफराद की नज़रें इस पर इस तरह से जमी थी कि वह शख्स जो हज़ारों लोगों के बीच में इतने एतमाद से बात करता था, इस वक्त कंफ्यूज हो रहा था। ये कौन है? अपनी नर्वस पर काबू पाकर इसने खुद को घूरते अहाब की जानिब इशारा किया। मैं अहाब हूँ। इसने खुद से अपना तारुफ करवाया था। लेकिन तुम नूर के भाई तो नहीं हो? हूँ। हूँ तो मैं बस हूँ मैं तो बस यहाँ मज़े लेने बैठा हूँ। अहान, इसे बाहर निकाल। जरियाम के कहने पर अहान ने इसका हाथ खींचकर इसे ज़बरदस्ती कमरे से बाहर निकाला और दरवाजे को लॉक कर दिया ताकि वो ढीठ बंदा दोबारा ना अंदर आ जाए। तो तुम नूर से शादी करना चाहते हो? साहिर ने संजीदगी से इसकी तरफ देखते पूछा था, जिस पर इसने अपना सर हाँ में हिलाया था। हाँ। क्यों? इस बार सवाल माहिर की तरफ से आया था। अली ने गौर से इन दोनों को देखा। इस वक्त इन दोनों ने एक जैसी वाइट शर्ट के साथ ब्लू जीन्स पहन रखी थी। इसे बस इतना पता था कि एक इनमें से साहिर है और एक माहिर, लेकिन कौन से वाला कौन है ये इसे नहीं पता था। मैं मोहब्बत करता हूँ नूर से। मोहब्बत एक छोटा सा लफ्ज़ है, बस इस वजह से हम अपनी बहन को तुम्हें सौंप दें। जरियाम ने बगौर इसका जायज़ा लिया। आप भूल रहे हैं जरियाम शाह, जब आपने शादी की थी तो इसी एक छोटे से लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था। इसके कहने पर जरियाम ने फ़ौरन सीधा हुआ। तुम्हें कैसे मालूम? मैं जानता हूँ, आपके भाई शामिर, जिसे घर में सब निकम्मा कहते हैं। सब नहीं कहते, सिर्फ बाबा सही और मेरे भाई कहते हैं। शामिर ने इसकी गलती दुरुस्त की। हाँ वही शामिर, जिसने आज तक अपने बाप के कहने पर कोई जॉब नहीं की। इसने कल की आई एक लड़की के लिए जॉब शुरू कर दी, क्योंकि इसी एक छोटे से लफ्ज़ की वजह से मोहब्बत। उसने मोहब्बत लफ्ज़ पर जोर दिया था। जबकि इसकी बात सुनते ही शामिर ने दाद देने वाले अंदाज में तालियां बजाई। मेरी तरफ से तो हाँ समझो, ये इंसान मेरा बहनोई बनेगा। उसने अपना हतमी फैसला सुनाया, जिस पर किसी ने गौर नहीं किया था। साहिर शाह, आपकी कहानी भी थोड़ी बहुत पता है, कहीं तो सुना दे। कहीं तो सुना दूँ? मेरी कहानी छोड़ो अली, और मुझे ये बताओ तुम्हें ये सब कैसे पता? झूठ नहीं कहूँगा, आपका मुलाजिम है जो मेरे कहने पर मुझे सारी खबरें देता है, कीमत लेकर। कौन है वो? और तुम ये काम कब से कर रहे हो? माहिर ने आंखें छोटी करके से घूरा था। वैसे ये काम मैंने बस तब से शुरू किया है जब से मुझसे नूर की दोस्ती हुई है। और जहाँ तक बात है कि वो कौन है, तो मैं ये नहीं बताने वाला। हम खुद पता कर लेंगे। अहान के कहने पर इसने भवें उचकाकर इसे देखा था। आपकी हवेली में 30 से ज़ायद मुलाजिम काम करते हैं मुर्तज़ा। मुर्तज़ा अंकल के घर पर हर वक्त सर्वेंट क्वार्टर में 2 गार्ड्स मौजूद होते हैं। इस वक्त जिस घर में मैं बैठा हूँ, यहाँ भी 5 से ज़ायद मुलाजिम हैं। इसके अलावा बच्चे, शान डेस्टीज़ के वर्कर, तो इन सब को मिलाकर अगर आप ढूंढ सकते हैं कि वो कौन है जो मुझे यहाँ की सारी खबरें देता है, तो आपकी मर्ज़ी है, मैं इनकार नहीं करूँगा। उसने इत्मीनान भरे अंदाज में जवाब दिया था। नूर हयात, हुरैब और माहिम इस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि नूर इन्हें ज़बरदस्ती अपने साथ शॉपिंग पर लेकर जा चुकी थी। इस वक्त सब लाउंज में बैठे ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार कर रहे थे, जो 40 मिनट से बंद पड़ा था। सब आराम से बैठे थे, लेकिन किस्वा में इतना सब्र नहीं था कि इतनी देर तक दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करती। इसलिए कब से खड़ी वो अंदर होती बातों को सुनने की कोशिश कर रही थी, जिसमें आलम इसका भरपूर साथ दे रहा था। लाला, कोई आवाज़ नहीं आ रही है? मुझे हल्की हल्की आ रही है, इस तरफ आओ। किस्वा का हाथ पकड़कर इसने अपने साथ खड़ा किया था, जहाँ से अब हल्की हल्की बातों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा। आलम, बंद करे ये बच्चों वाली हरकतें। आयरन ने दांत पीसते हुए इसे टोका था, और इसके तीसरी बार बोलने पर शायद आलम पर असर हो ही गया था, जो वापस जाकर इसके बराबर बैठ गया था। लेकिन किस्वा अभी तक वहीं पर खड़ी थी। पता है आर्यन, मैं क्या सोच रहा हूँ? मुर्तज़ा ने अपने बराबर बैठे आर्यन को मुखातिब किया, जो किस्वा की तरफ ही देख रहा था। क्या सोचते हैं? जब इसकी तुमसे शादी हो रही थी और वो राज़ी नहीं थी, तो मैं यही सोचता था कि इसकी शादी तुमसे ना होने दूँ। पर मैं ये काम कभी भी नहीं कर पाया, क्योंकि मैं जानता था तुम किस्वा से कितनी मोहब्बत करते हो। और अब मैं सोचता हूँ अच्छा ही है जो मैंने ये काम नहीं किया था। किस्वा को तुमसे बेहतर हमसफ़र कोई नहीं मिल सकता था। तुम इसे समझते हो, कोई और इसे इस तरह से नहीं समझ सकता। अगर इसकी शादी किसी और जगह हो जाती तो शायद इसका ये बचपना भी ख़त्म हो जाता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था वो बदले। वो मुझे ऐसे ही पसंद है। हाँ, इसे हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है, पर वो जैसी भी है मेरे लिए बहुत ख़ास है। इसने नज़र घुमाकर वापस किस्वा की जानिब देखा,
जब कमरे का दरवाज़ा खुला और किस्वा बाहर निकलते साहिर के सीने से टकराई थी। अम्मा साईं, आप हमारी बातें सुन रही थी? उसे देखते ही साहिर ने सदमे से कहा, इसे अपनी माँ से इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। नहीं तो मैं तो चाय लेकर आई थी। पर चाय तो कहीं नहीं है। हाँ तो पूछने आई थी ना, अली चाय पीते हैं या नहीं। इसे जवाब देकर वो वहाँ से चली गई। और साहिर इसे ये भी कह सक और साहिर इसे ये भी कह नहीं कह सका कि जिस चाय का पूछने आई थी वो तो आप पूछ लेती। नूर, नूर मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। इसके घर आते ही किस्वा तेजी से इसके कमरे में दाखिल हुई थी। कैसी खुशखबरी? तुम्हारा रिश्ता पक्का होने जा रहा है। उसकी बात सुनकर शॉपिंग बैग में से सामान निकालते इसके हाथ थमे थे। क्या कहा आपने? तुम्हारा रिश्ता पक्का होने जा रहा है। किसके साथ? अली के साथ। आप सच कह रही हैं? लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट फैल गई। हाँ बिल्कुल। और बाकी सब राजी हो गए हैं, बाबा साईं, अम्मा साईं, लाला वगैरह। और ये बात किसने कही है? क्या अली ने खुद कही? वो अभी तक बेयकीनी से किस्वा को देख रही थी। हाँ, अली ने खुद कही है। और सब राजी हो गए। तुम अपनी बात करो, तुम्हें खुशी हुई सुनकर? जी। तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है? नहीं पुप्पो साईं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। झिझकते हुए इसने अपनी रजामंदी दे दी थी, जबकि इसके कहने पर इसे प्यार करके किस्वा बाहर चली गई और नूर के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। भले ही अली के बारे में कभी कुछ ऐसा नहीं सोचा था, पर कितना अच्छा होता अगर इसका दोस्त इसका महरम बन जाता। मैंने नूर को बता दिया है अली के बारे में। इसके कहने पर आर्यन ने गहरा सांस लेकर अपना हाथ अपनी पेशानी पर मारा। किस्वा, तुमसे किसने कहा था ये बात बताने के लिए? आलम के कहने पर इसने अपनी उंगलियां मरोड़ी। वो तो एक अच्छा काम करके आई थी, फिर सब इसको इस तरह से क्यों देख रहे थे? क्यों, कुछ गलत कर दिया क्या? अली ने कहा था ये बात नूर को पता न चले। पर शादी होती तब भी तो पता चलती ना। वो खुद इसे ये बात बताना चाहता था, लेकिन अब तुमने इसका सारा सरप्राइज खराब कर दिया। आलम के कहने पर वो मुंह लटकाकर वहां से जाने लगी जब इसका हाथ पकड़कर मुर्तज़ा ने इसे अपने करीब बिठाया था। लाला, मैं तो अच्छा काम करने गई थी। बिल्कुल मेरा बच्चा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये सब फजूल में बोल रहे हैं। तुम मुझे बताओ, नूर ने तुम्हें तुम्हारी बात सुनकर क्या कहा? मुर्तज़ा के कहने पर वो अपना मुंह ठीक करके इसे खुशी खुशी सारी तो बात तफसील से बताने लगी। मुर्तज़ा के मुकम्मल तौर पर सेहत याब होते ही घर में नूर की शादी की बातें चलने लगी। अली को वह सब जानते थे और वो इसे पसंद भी कर चुके थे, लेकिन अली चाहता था इसके दादा जान खुद आकर इसके रिश्ते के बारे में बात करते, जैसे हर नॉर्मल शादी में की जाती है। दादा जान खुद भी मुर्तज़ा को अच्छे से जानते थे, इसीलिए इन्हें भी किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं था। दादा जान से चंद एक मुलाकात के बाद इनकी शादी की तारीख तय कर दी गई और 2 हफ्ते के बाद इनकी शादी की रस्में शुरू हो जानी थी। ये भी दादा जान का ही फैसला था कि मुख्तसर वक्त में ही शादी कर लेनी चाहिए। बड़े पापा, मैं आ जाऊं? अहान की आवाज़ पर मुर्तज़ा ने इसकी जानिब देखा, जो डार्क ब्लू शर्ट के साथ ब्राउन जीन्स पहने दरवाजे में खड़ा इससे अंदर आने की इजाज़त मांग रहा था। बाल हमेशा की तरह माथे पर बेतरतीब बिखरे हुए थे। आ जाओ। कुछ पूछना था? हाँ पूछो। आपने ये क्यों कहा था कि मैं नूर से शादी कर लूं? इसने संजीदा नज़रों से मुर्तज़ा की जानिब देखा, जिसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठा था। परेशान कर दिया था ना मैंने तुम्हें? हाँ, वैसे कर तो दिया था। हर बात पर परेशान क्यों हो जाते हो? ये बात मुझे ये बात मुझे परेशानी की ही लगी थी। आपने अचानक मुझसे कहा कि मैं नूर से शादी करूं। फिर आपने अली भाई के साथ इसकी शादी तय कर दी। जब से नूर और अली का रिश्ता पक्का हुआ था तब से अहान इसे भाई ही कहता था। अहान, भूल जाओ, मैंने ऐसा कुछ कहा था? तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है, इसे एंजॉय करवाओ। और बात बात पर परेशान होना छोड़ दो। आलम शाह के बेटे हो तुम, ये परेशानी तुम पर नहीं जचती। मुर्तज़ा ने इसके बिखरे बालों में हाथ फेर कर इन्हें मजीद बेतरतीब किया था। गुस्से से अपने दोनों हाथ बांध कर वह साहिर को घूर रही थी। इस वक्त वह साहिर के ऑफिस रूम में बैठी थी, वो भी सिर्फ इस वजह से कि पहले यूनिवर्सिटी जाकर इसके दोस्तों के सामने अपना अच्छा सा तारुफ करवाया और ख़ास साहिर लफ्ज़ पर जोर देकर इन्हें ये बताया कि इसका निकाह साहिर से ही हुआ है। और इसके बाद इसे यहाँ लेकर आ गया और पिछले 15 मिनट से वो इसे इसी तरह से घूर रही थी। मुझे घर जाना है। शराफत से बैठी रहो। आप मुझे ज़बरदस्ती नहीं बिठा सकते। एक तो पहले ही मेरी दोस्तों के सामने आप सब एक तो पहले ही मेरी दोस्तों के सामने आपने ये सब कह दिया और अब वो मेरा मजाक उड़ाएंगी। गलती तुम्हारी थी, तुमने क्यों गलत बयानी की? अब गलती की सज़ा है, भुगतो। और जब तक मेरा काम ख़त्म नहीं होता तुम यहीं बैठी रहोगी, मेरी नज़रों के हसार में। तो आपने मुझे सज़ा देने के लिए यहाँ बिठाया है? इसके कहने पर साहिर ने लापरवाही से अपने कंधे उचकाए। जो समझना चाहो समझ लो। मैं बोर हो रही हूँ, अपना मोबाइल ही दे दे।
तुम क्या करोगी? मसरूफ़ से अंदाज में उसने टेबल पर रखी चंद फाइलों में से एक फाइल उठाई। नूर की शादी से पहले पहले वो ये तमाम काम निपटा देना चाहता था। गेम खेलूंगी, मेरा मोबाइल गाड़ी में रह गया है। उसके कहने पर साहिर ने अपना मोबाइल इसे दिया और दोबारा से अपने काम में मसरूफ़ हो गया। साहिर, इसके कहने पर बेख्तियार साहिर के लब मुस्कुरा उठे। पासवर्ड क्या है? जाने साहिर। इसकी बात सुनकर वो पासवर्ड खोलने लगी, लेकिन मोबाइल फिर भी लॉक ही रहा। ये तो खुल ही नहीं रहा। तुमने क्या लिखा है? इस बार चेहरा उठाकर इसने माहिम की जानिब देखा। जाने साहिर। माहिम जान। माहिम जान, साहिर से मुराद जो साहिर की जान है। उसके कहने पर शर्मिली से मुस्कुराहट ने माहिम के लबों को छुआ और इसने माहिम लिख दिया। और ऐसा करते ही मोबाइल अनलॉक हो गया। इरादा तो मोबाइल में गेम खेलकर टाइम पास करने का था, लेकिन कुछ सोचकर वो अपना नंबर मिलाने लगी। इरादा ये देखने का था कि साहिर ने इसका नाम किस तरह से सेव किया है, और देख भी लिया। वहाँ जान लिखा हुआ था, लेकिन इसे ये लफ्ज़ अधूरा सा लग रहा था, इसलिए कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए इसने इसे जान से जाने साहिर कर दिया। इजाज़त लेकर सैफ अंदर दाखिल हुआ और हाथ में पकड़ी फाइल साहिर की तरफ बढ़ाई, जबकि निगाहें बार बार घूमती मोबाइल में मगन महिम पर जा रही थी। फाइल बंद करके इसने सैफ की जानिब देखा और इसकी निगाहों का रुख देखकर पेशानी पर लातादात बल पड़े थे। सैफ। इसे पुकारने पर सैफ ने चौंक कर इसे देखा। जी सर। अगर चाहते हो ये नज़रें कहीं और देखने के काबिल रहें तो अभी के अभी यहाँ से दफ़ा हो जाओ। उसकी आवाज़ हल्की थी, लेकिन लहजे में चट्टानों की सख्ती थी। इसके कहने पर सैफ ने घबराकर जल्दी से अपना सर हिलाया और वापस चला गया। इसके जाने के बाद साहिर ने मोबाइल में गुम माहिम की जानिब देखा। माहिम नीचे जाओ, मैं बस 5 मिनट में आता हूँ, फिर घर चलते हैं। वो टेबल पर रखी फाइलों को समेटने लगा और इसके कहने पर माहिम ने अपना सर हिलाकर इसका मोबाइल टेबल पर इसके करीब रखा और बाहर चली गई। फाइलें समेट कर इसने अपना सामान उठाया। जब मोबाइल पर मैसेज रिंग टोन बजी थी, जहाँ माहिम का मैसेज आया था, उसने हैरत से इस नाम को पढ़ा, लेकिन फिर मुस्कुरा दिया। यह हरकत तो यकीनन माहिम की थी, और मैसेज भी इसीलिए जगमगा रहा होगा ताकि वह इसके लिखे नाम को पढ़ सके। हवेली में दाखिल होते ही इसकी निगाह लॉन में बैठे आहान पर पड़ी। कम वक्त था और तैयारियां ज़्यादा करनी थी, इसलिए जरियाम जब हवेली आया तो इसे भी साथ ही लेकर आया था। वैसे भी इसकी यूनिवर्सिटी अब ख़त्म हो चुकी थी, जबकि नूर और माहिम की होने वाली थी। एक बात जो जरियाम ने देखी थी, वो जब से आया था तब से परेशान ही था। क्या हुआ, ऐसे मुँह क्यों लटका कर बैठे हो? जरियाम की आवाज़ सुनते इसने चौंक कर अपना सर उठाया। लाला अब कब आए? एक तरफ होकर इसने जरियाम के लिए जगह बनाई। जब तुम किसी के ख्यालों में गुम थे। हाँ था तो, किसी के ख्यालों में गुम। मुस्कुराते हुए इसने एतराफ़ किया। अच्छा, कौन है वो जिसने आहन शाह के ख्यालों पर कब्जा जमा लिया है? शानजे, मेरी दोस्त, वो मुझसे नाराज़ है और मैं बस इसी के लिए परेशान हूँ। तो इसे फ़ोन कर लो। किया है पर वो पिक नहीं कर रही। वैसे वो ज़्यादा देर नाराज़ रहती नहीं है, पर इस बार पता नहीं कैसे मानेगी। मैंने इस पर बहुत गुस्सा किया था, और पहली बार किया था। तो जाकर इससे मिल लो। मैं इंतज़ार कर रहा था, जब नूर की शादी हो जाएगी तब जाकर इससे मिलूंगा। फ़िलहाल यहाँ बहुत काम पड़े हैं, मैं कैसे चला जाऊँ? काम होते ही रहते हैं आहान, ने मुलाजिम है यहाँ पर, हो जाएगा। लेकिन तुम फुर्सत मिलते इससे मिलने चले जाओ। जैसा आपका हुक्म। उसने मुस्कुराते हुए अपने सर को खम दिया और इसके मुस्कुराने पर जरियाम ने सुकून भरा सांस लिया था। चल, जो भी है सब निकाल दे। तो नकाबपोश आदमी इस पर गन ताने खड़े थे और वो बेचारा घबराहट में कुछ कह भी नहीं पा रहा था। मेरे पास कुछ नहीं है भाई, इसने डरते हुए कहा, जबकि निगाहें इसके हाथ में मौजूद गन पर थी। जेबें चेक कर इसकी, इस नकाबपोश आदमी ने इसके दूसरे साथी से कहा, जो इसकी जेबें चेक करने के लिए आगे बढ़ा था। लेकिन तभी किसी ने इसके सर पर पत्थर मारा था। इन दोनों के साथ साथ इहाब ने भी इसकी तरफ देखा, जहाँ खड़ी मिशाल रोड पर पड़े कुछ बड़े और छोटे साइज के पत्थर उठा उठाकर उन्हें मार रही थी। उनका इरादा इसकी जानिब बढ़ने का था, लेकिन इसके मुसलसल पत्थरों की बारिश करने से वो दोनों जल्दी से अपनी बाइक पर बैठे और वहां से भाग गए। उनके जाने के बाद इहाब ने शुक्र भरा सांस लिया। वो इनमें से एक आदमी के पीछे खड़ा था, इसलिए बचत हो गई, वरना मिशाल की हुई बारिश में से इसे भी भीग जाना था। थैंक यू। इसके करीब आ इसके करीब आकर इहाब ने शुक्रिया अदा किया। ऐसे क्यों खड़े हो? खुद का बचाव क्यों नहीं किया? इनके पास गन थी, मैं क्या कर सकता था? नकली गन थी। तुम्हें कैसे पता? असली होती तो चलाते ना, मेरे पत्थर खाते। इसकी बात समझकर इहाब ने अपना सर हिलाया। पर असली होती और तुम्हें लग जाती तो? इसने मिशाल की तरफ देखा और दिल के ऊंचे मकाम पर इसे बिठाया। कितनी अच्छी लड़की थी वो, इसके लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रही थी और इसे बचाने आ गई। इतनी बहादुर भी नहीं हूँ, इसलिए गाड़ी के पीछे खड़ी थी।
ताकि गोली चलाते तो पता चल जाता असली गन है, और फिर मैं अपनी गाड़ी में बैठकर भाग जाती। मुझे छोड़कर, उसने सदमे से कहा, जबकि दिल में जो इसे ऊंचे मकाम पर बिठाया था वो मकाम वापस गिरा दिया। क्यों? तुम क्या मेरे मामू के बेटे लगते हो जो तुम्हारे इंतजार में खड़ी रहती? इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। ये इंसानियत ही थी जो तुम्हारी मदद की। अब बैठ रहे हो तो बैठो, घर छोड़ देती हूँ तुम्हें। इसके कहने पर रेहाब मुंह बनाकर इसकी गाड़ी में बैठ गया, क्योंकि अकेले तो इस वक्त वो इस अब पैदल घर वापस जाने वाला नहीं था। इसकी बाइक भी इसके पास नहीं थी जो इसी पर चला जाता। ऐसे में मिशाल के ऑफर रिजेक्ट करना इसे सिर्फ बेवकूफ़ी लगी थी। इधर उधर कहाँ भागी जा रही हो? इसके कमरे में दाखिल होते हुरैब तेज तेज कदम उठाती कमरे में बाहर जाने लगी। जब जरियाम ने इसका हाथ पकड़कर इसे अपनी जानिब खींचा था, वो अम्मा साई ने बुलाया था तो बस उनके पास जा रही थी। क्यों बुलाया था? वो कुछ मेहमान आए थे तो उन्होंने कहा था कि मेरे को इनसे मिलवाएंगी। बिल्कुल, तुम मिलला इनसे, लेकिन अभी नहीं, सुबह। वैसे भी अम्मा साई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा तुम इनके बेटे को छोड़कर बाहर लोगों से मिल रही होगी। जरियाम, छोड़ो, मुझे जाना है। यूं कहो मुझसे भागना है। अच्छा नहीं, बता बता अच्छा इन्हें बता तो दूं कि वो मेरा इंतज़ार कर रही होंगी, बस इतना बता कर आ जाती हूँ। हुरैब के कहने पर इसने अपनी निगाहें दौड़ाई और दूर खड़ी मुलाजमा को अपने पास बुलाया। जी साहिब। मुलाजमा ने इसके पास करीब आकर पूछा। अम्मा से इसे कहना सरियाम साहिब की तबीयत ठीक नहीं है, हुरैब बीबी इनके पास है, इसलिए वो मेहमानों से नहीं मिल सकती। जरियाम के कहने पर मुलाजमा जी अच्छा कहती वहाँ से चली गई थी। इसके जाते ही जरियाम वापस अंदर कमरे में आया और दरवाज़ा बंद कर लिया, जबकि हुरैब तो बस मुंह खोले झूठे को देख रही थी। झूठे, क्या हुआ है तुम्हारी तबीयत को? हुआ है ना, मेरी तबीयत खराब है, और तुम अब एक अच्छी बीवी बनकर दिखाओ और अपने शोहर की खिदमत करो। जरियाम ने इसकी कमर के गिर्द बाजू हमायल करके इसे अपने करीब किया और इसके सुर्ख लबों पर झुक गया। आज माइयों का फंक्शन था और 2 दिन के बाद रुखसती। अली की फैमिली में सिर्फ इसके दादा जान थे और दूर के चंद रिश्तेदार, इसलिए मुर्तज़ा ने माइयों का फंक्शन एक साथ रखा था। नूर इसके लिए ख़ास थी, लेकिन कम अली भी नहीं था। वो जानता था ऐसे मौके पर इसे माँ बाप की कमी ज़्यादा ही महसूस होगी, इसलिए वो खुद एक बाप की तरह इसकी भी सारी जिम्मेदारियाँ उठा रहा था। अम्मा साईं। हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुरैब ने झिझकते हुए से पुकारा, जिस पर इसने मुड़कर हुरैब को देखा। हाँ, क्या हुआ? कहीं दर्द हो रहा है? फिक्रमंदी से वो इसके करीब जाकर पूछने लगी। नहीं, वो आप ये बात इसे मत बताइएगा, मैं खुद बताऊंगी। उसने नज़र झुकाकर बताया, जिस पर आयरा मुस्कुरा उठी थी। ठीक है, तुम ही जरियाम को बताना। उसने प्यार से इसकी थोड़ी पर अपने हाथ रखकर इसके गाल पर अपने लब रखे थे और इसे लेकर गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी हॉस्पिटल से घर की जानिब जाने लगी। आज नूर का माइयों था और सारे लड़के काम में उलझे थे। ऐसे में वो जरियाम को बिना तंग किए हुरैब को डॉक्टर के पास लेकर चली गई, क्योंकि इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी और इशारा किस तरफ जा रहा था ये बात भी इसके जहन में आ रही थी। और जब डॉक्टर ने इसके शक की तस्दीक की तो इसके पाँव जैसे ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। अभी उनकी शादी को फ़कत 1.5 महीना ही हुआ था और आयरा को ये उम्मीद नहीं थी कि ये खुशी इनके घर में इतनी जल्दी आ जाएगी। उसे हैरत हो रही थी, वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। कल तक ये खुशखबरी वो आलम को दे रही थी और आज इसकी बहू ने इसके बेटे को देनी थी। वो बेताब थी घर में ये सब बात बताने के लिए कि वो दादी बनने वाली है, लेकिन जब तक हुरैब ने ये बात जरियाम को नहीं बतानी थी तब तक वो भी किसी को नहीं बताने वाली थी। कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो पांचों अंदर दाखिल हुए, जहां वो माइयों की दुल्हन बनी बैठी थी। उसने पीले रंग का लहंगा जेब तन किया हुआ था, बालों को एक साइड से पिन करके दूसरी तरफ से आगे डाले हुए थे। सर पर पिन से दुपट्टा सेट किए वो फूलों से बना इंतहाई खूबसूरत सेट पहने बैठी थी। इन्हें शीशे में देखकर नूर ने अपना चेहरा मोड़कर इनकी जानिब देखा। इन सब लड़कों ने एक जैसे कपड़े बनवाए थे, सफ़ेद कमीज शलवार और गले में पीले रंग की चुनरी, जबकि लड़कियों ने भी एक जैसे कपड़े बनवाए थे, माइयों की निस्बत से पीले रंग का घेरेदार फ्रॉक। लाला आ जाएं। इन्हें वहीं खड़े देखकर उसने अंदर आने का इशारा किया। एक एक करके वो इसके कमरे में दाखिल हुए, जिनमें सबसे पहले माहिर था, क्योंकि वो इन सब में सबसे बड़ा जो था। कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। उसके गाल पर हाथ रखकर माहिर ने इसकी पेशानी पर अपने लब रखे और अपनी भीगी आंखों को बंद किया था। तुम्हें पता है नूर, जब तुम पैदा हुई थी तो हमें कितनी खुशी हुई थी। तुम हमारे लिए वो तोहफा हो जिसे हमने खुदा से दुआओं में मांगा है। मैं जानती हूँ, पर आप लोग रोना बंद करें वरना मैं भी रोने लग जाऊंगी और मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। इसके कहने पर माहिर भीगी आंखों से इससे मुस्कुराया था। माहिर साहिब, अब आप यहाँ से उठना पसंद करेंगे? हमें भी चंद लम्हे अपनी बहन के साथ गुजारने हैं।
साहिर के कहने पर इसने प्यार भरी निगाहें नूर पर डाली और इसके सामने से उठ गया, क्योंकि वहाँ बाकी सब भी लाइन बनाकर खड़े थे। नूर के कमरे से निकलकर वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था। जब नज़र कमरे से बाहर निकलती हुरैब पर गई, वो हमेशा की तरह गहरे सांस ले रहा वो हमेशा की तरह गहरा सांस लेकर रह गया। इस वक्त इसने पीले रंग की घेरेदार फ्रॉक पहनी थी और पीला रंग इसकी गोरी रंगत पर बेहद खिल रहा था। बालों को खुला छोड़ रखा था और लबों पर लिपस्टिक लगाकर सुर्ख लबों को मजीद सुर्ख किया गया था। इधर उधर नजर दौड़ाते वो शायद किसी को तलाश कर रही थी और फिर इसे अपना मतलूबा शख्स मिल गया। जरियाम को देखते ही इसके चेहरे पर शर्मिंदगी से मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। तुम्हें कुछ बताना था, उसके करीब आते इसने जोश में कहा। इतनी तैयार क्यों हुई हो? वो सिर्फ इसके लबों पर लगी इस सुर्ख लिपस्टिक को तैयारी कर रहा था। मेरा दिल चाह रहा था, पर मेरा दिल नहीं चाह रहा। इसका हाथ पकड़कर वैसे अपने कमरे में वापस ले आया। जरियाम, क्या कर रहे हो? इसकी बात का बिना कोई जवाब दिए इसने ड्रेसिंग पर रखे टिश्यू बॉक्स में से टिश्यू निकाला और इसके लबों पर लगी लिपस्टिक को साफ करने लगा। नहीं, मुझे नहीं हटानी। इसने जरियाम का हाथ पीछे किया। जब जरियाम ने इसकी कमर पर हाथ रखकर इसे अपने करीब किया था और इसके लबों पर लिपस्टिक साफ कर दी, और ऐप ने मुंह बनाकर इसे देखा था। तुम्हें जितना तैयार होना है हो जाओ, लेकिन मेरे सामने। इस तरह तुम किसी और के सामने जाओगी तो ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तुम भी बिल्कुल अच्छे नहीं हो। अच्छा बताओ, क्या बताना था मुझे? इसकी बात पर जैसे जरियाम ने इसकी बात जैसे जरियाम ने सुनी ही नहीं थी। नहीं बताना और ना ही बताऊंगी, छोड़ो मुझे। उसके सीने पर हाथ रखकर हुरैब ने इसे खुद से दूर किया था। हुरैब, मेरी बात सुनो यार। जरियाम ने इसे पुकारा, लेकिन वो बिना इसकी सुने कमरे से बाहर निकल गई थी। बस कर दो परी, और कितना तैयार होगी? सारे मेहमान आ चुके हैं। इसके सब्र का पैमाना लबरीज हो चुका था, क्योंकि पिछले आधे घंटे से परी मैडम यही कह रही थी कि वह तैयार होने वाली है, और तैयारी थी जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ब्यूटिशियन इसे तैयार करके जा चुकी, लेकिन इसकी तैयारियां फिर भी रह जाती थी। तुम्हें क्या मसला है? तैयार होने दो। मुझे मेरी बेटी की शादी है, अच्छे से तो तैयार होंगी ना? परीक्षा ने इसे घूरते हुए कहा और नज़र इसके खूबरू वजूद पर अटक गई। इस वक्त इसने वाइट कलर की कमीज शलवार पर क्रीम कलर की शॉल डाली थी और हमेशा की तरह बेहद दिलकश लग रहा था। बहुत खूबसूरत लग रहा हूँ, नहीं? इसने मुंह बनाया और मुड़कर वापस अपने काम में लग गई, जबकि मुर्तज़ा ने इसे पीछे से अपने हसार में लिया और गहरी निगाहों से परीक्षा को देखने लगा, जिसने इस वक्त गोल्डन कलर की फ्रॉक पहनी थी। लेकिन तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो और तुम्हारी ये तैयारी मुझे बहकाए जा रही है। और मुझे दोबारा आने की ज़रूरत ना पड़े? नहीं पड़ेगी, बस 5 मिनट में आ रही हूँ, तुम जाओ। इसके जाते ही परीक्षा ने बेड पर रखा अपना दुपट्टा उठाया और इसे सेट करके खुद पर फैलाने लगी। क्या बात है जानिशा, इतनी तैयार किस लिए हो रही हो? इसने कमरे में दाखिल होते हुए तैयार होती किस्वा से कहा। सब लड़कियों की तरह परीक्षा, किस्वा और आयरा ने भी गोल्डन कलर की एक जैसी फ्रॉक पहनी थी, और सब लड़कों की तरह मुर्तज़ा, आलम और आर्यान ने भी एक जैसी ड्रेसिंग की थी। वाइट कमीज शलवार पर क्रीम कलर की शॉल। आज नूर का मायू है ना शाह? किस्वा ने इसे याद करवाया, जैसे वो जानता ना हो। आज नूर का मायू है। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया किस्वा, मुझे तो पता ही नहीं था। आपको पता था, आप मुझसे झूठ मत बोलिए। इसके झूठ बोलने पर किस्वा ने कमर पर हाथ रखकर इसे घूरा था। अच्छा यार, नहीं बोलता तुमसे झूठ। अब जल्दी से तैयार हो जाओ और बाहर आ जाओ, मेहमान आना शुरू हो गए हैं। इसका गाल थपथपा कर वो वहां से जाने लगा जब इसे किस्वा की आवाज़ सुनाई दी। शाह, आपने मेरी तारीफ तो की ही नहीं। इसके कहने पर आर्या ने चेहरा मोड़कर इसकी जानिब देखा था। तो तुम्हें तारीफ सुननी है, कर देता हूँ। वो फिर से इसके करीब जाने लगा जब किस्वा 2 कदम दूर हुई थी। नहीं, अब बाद में। ठीक है, मैं बाद में कर दूंगा। अच्छा ही है, बाद में फुर्सत से करूंगा और बताऊंगा कि तुम कितनी प्यारी लग रही हो। इसकी थोड़ी पर अपने लब रखकर इसने एक नज़र इसके मासूम चेहरे पर डाली और वहां से चला गया। तेज तेज कदम उठाता वो बाहर की जानिब जाने लगा जब नज़र वहां बैठी माहिम पर ठहरी। इसने पीले रंग की फ्रॉक पहन रखी थी, जबकि बालों की स्टाइलिश सी चुटिया बनाई हुई थी। हल्की हल्की ज्वेलरी के साथ दोनों कलाइयों पर इसने गजरे पहने थे। नजरें झुकाए वो अपने काम में मगन वहां रखी डिस्पोजेबल प्लेटों में फूल डाल रही थी। अपने ऊपर किसी की गहरी नज़र महसूस करते इसने अपनी स्याह आंखें उठाकर सामने खड़े साहिर को देखा, और इसकी स्याह आंखें देखकर साहिर को इनमें अपना आप डूबता महसूस हुआ था। उसकी आंखें हसीन थी, ऐसे ही तो वो इसकी आंखों का दीवाना नहीं था। क्या हुआ? इसके मुसल इसे मुसलसल खुद को देखते पाकर माहिम ने अचंभे से पूछा। यहाँ आओ। मैं नहीं आ रही। माहिम, यहाँ आओ। इस बार लहजे की नरमी सख्ती में बदल गई, जिसके माहिम अब तेज कदम उठाती वहां से जा रही थी। साहिर इसे अपने करीब सर पर हाथ रखने के लिए तो बुलवा नहीं रहा था, और जिसलिए बुलवा रहा था इस बात का इसे भी अंदाजा था। तेज तेज कदम उठाती वो वहां से जाने लगी, लेकिन कितना भी तेज भाग लेती
साहिर की तेजी का मुकाबला फिर भी नहीं कर सकती थी। इसके भागने पर साहिर जल्दी से इसके करीब आया और इसका हाथ पकड़कर इसे अपनी जानिब खींचा था। इसकी इस हरकत पर माहिम ने कुछ कहना चाहा, लेकिन वो बिना इसके कुछ सुने वहां खड़े खड़े इसके लबों पर झुक गया था। माहिम ने इसके चौड़े सीने पर अपने मुक्के बरसाए। ज्यादा फिक्र इस बात की थी कि कोई इन्हें इस तरह देख ना ले, लेकिन वो ढीठ बना अपने काम में मगन रहा। वहां से गुजरते जरियाम की नजर जैसे ही इस पर पड़ी, इसने अपनी आंखें बंद कर ली और उल्टे कदमों से वापस चला गया। अलबत्ता साहिर को दिल में गालियां देना नहीं भूला था, जो अपने कमरे के होते हुए भी यहीं पर खड़ा ये हरकत कर रहा था। साहिर शाह। आर्यान की आवाज़ सुनकर साहिर इससे दूर हुआ और इसके दूर होते ही माहिम बाहर की तरफ भागी थी। इस वक्त इसका दिल चाह रहा था जमीन फटे और वो इसमें समा जाए या साहिर के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारे। अब तो ऐसा लग रहा था वो आर्यान के सामने कभी नजर भी नहीं उठा पाएगी। ये क्या बेहुदा हरकत थी। माहिम के जाते ही इसने सख्त लहजे में सामने खड़े शख्स से पूछा, बेहुदा हरकत क्या बाबा साईं, बीवी है मेरी। इसने रिडाई से जवाब दिया था, सिर्फ निकाह हुआ है और निकाह ही सबसे अहम होता है। अच्छा, तो क्या इसका मतलब तुम यहाँ बीच रास्ते में खड़े होकर ये हरकतें करोगे? कभी तुम्हारे बाप ने ये हरकतें नहीं की, तुमने कहाँ से सीख ली? बाप का दौर पुराना था, अब नया दौर आ गया है। अच्छा, तो इस पुराने दौर वाले बाप का ही फैसला है कि तुम्हारी रुखसती जो कि 1 महीने के बाद हो रही थी, अब 4 महीने के बाद होगी। उसके कहने पर साहिर को अपनी गलती का एहसास हुआ। नहीं बाबा साईं, अब ये जुल्म तो ना करें। इस उसने बेचारगी से मुंह बनाया, लेकिन आर्यान बिना इसकी बात पर ध्यान दिए वहां से चला गया। साहिर ने नजर उठाकर माहिम को ढूंढना चाहा, जो यहाँ नहीं थी। सब कुछ माहिम की वजह से ही हुआ है, पता है नहीं? सब कुछ माहिम की वजह से ही हुआ है। पता नहीं से बोलता कौन है इतना प्यारा लगने के लिए। मैं खुद पर कंट्रोल खो देता हूँ, दिल में माहिम को सुनाते वो बाहर चला गया। रुको तो, आयरा बीबी, इतनी तैयार क्यों हुई हो तुम? इसके बाहर निकलते ही आलम ने खुद जो इसे बुलाने के लिए आया था इसे कहा, क्यों अच्छी नहीं लग रही? अच्छी तो लग रही हो, लेकिन तैयारी अपने उम्र के हिसाब से तो करती। अब कहना क्या चाहते हैं आलम? इसने घूरते हुए आलम को देखा। मतलब देखो तो बुढ़ापे की तरफ जा रही हो और श्रृंगार तुम इस तरह कर रही हो जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो। इसका अंदाज चिढ़ाने वाला था। मैं तो फिर भी ठीक हूँ, खुद को देखा है कभी बालों में कितनी सफेदी छा गई है। साइड के चंद बाल ही सफेद हैं। है तो ना? तुम्हारे भी हो जाएंगे, कलर लगाना बंद कर दो। आलम, मैं कोई कलर नहीं लगाती, और खबरदार जो अब मेरी उम्र का मजाक किया। अपनी उंगली उठाकर इसने आलम को तनबीह की और इसकी मूंछ का कोना पकड़कर तेजी से खींचती वो वहां से चली गई थी। इसकी इस हरकत पर आलम ने तकलीफ से अपनी आंखें बंद की। यह हरकत आयरा ने काफी वक्त के बाद की थी। इसके कमरे में दाखिल होते शाहमीर ने अगले ही पल इसे दीवार से लगाया। शाहमीर, ये क्या हरकत है? 20 मिनट पहले बुलाया था और तुम अब आ रही हो? शामिर ने फुर्सत से इसका पूरा जायजा लिया था। मैं तैयार हो रही थी और अब तुम तैयार हो चुकी हो और मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा हसीन लग रही हो। शामिर, तंग मत करे, बताए मुझे क्यों बुलाया था? उसके कहने पर शामिर इसका हाथ पकड़कर इसे ड्रेसिंग टेबल के पास लेकर गया, जहाँ पर गजरे रखे थे। इसका हाथ थाम कर वो इन गजरों को इसके हाथ में पहनाने लगा। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट, बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। मैंने तुम्हें दिया है तो अब तुम भी मुझे गिफ्ट दो, बल्कि मैं खुद ले लेता हूँ। ये कहते वो इसके लबों पर झुकने लगा, जब हयात ने इसके लबों पर अपना हाथ रख दिया था। शामिर, नहीं, मेरी लिपस्टिक खराब हो जाएगी। जानता था मैं तुम यही कहोगी। देखो तो कितना ख्याल करने वाला शौहर मिला है तुम्हें। पहले ही तुम्हारे लिए एक लिपस्टिक मंगवा ली थी। दराज में से इसने एक पिंक कलर की लिपस्टिक निकाली और इससे पहले का हयात मजीद कुछ कहती, वो तेजी से इसके लबों पर झुक गया था। लड़के वालों की तरफ आते ही हर तरफ शोर मच चुका था। लड़के वालों के आते ही हर तरफ शोर मच चुका था और ज़्यादा शोर इस बात का मचा था कि इनमें अली था। अली खान कोई आम हस्ती नहीं था। इसकी खूबसूरती पर लड़कियां फिदा थी। वो एक ऐसा शख्स था जिसने कम उम्र में ही अपना नाम बनाया था। इस वक्त भी इसने वाइट कमीज शलवार और ब्राउन कलर के वेस्टकोट पहनी हुई थी और लड़की हसरत भरी निगाहों से इसे देख रही थी। मर्दों का इंतजाम दूसरी साइड पर किया था, जबकि औरतों का इंतजाम बाहर बने बड़े से लॉन में किया गया था। अली को भी वहीं नूर के बराबर बिठाया गया, क्योंकि इन दोनों की रस्म साथ होनी थी। लेकिन ये देखकर वो अच्छा खासा बदमजा हुआ था कि नूर के चेहरे पर थोड़ी तक इसका दुपट्टा डाला था। जब से इनकी शादी की डेट फिक्स हुई थी, तब से नूर ने इससे बात भी नहीं की थी और यहाँ आकर भी इसका चेहरा छुपा हुआ देखने को मिला। ये सब क्या है नूर? हटाओ इस दुपट्टे को। नहीं हटा सकती, दादी साई ने कहा है कि मेरा आपसे पर्दा होगा। वो तो साथ रस्म भी नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन बाबा साई ने इसरार किया तो वो राजी हो गई। फारीना और समरीन बेगम को वो दादी कहती थी।
ठीक है, कर लो अभी सारा पर्दा, क्योंकि बाद में तो हमारे दरमियान कोई पर्दा ही नहीं रहेगा। इसकी बात के जवाब में नूर ने कुछ नहीं कहा था, और अली बस सोच कर रह गया इस घूंघट के पीछे इसकी बात सुनकर नूर के चेहरे पर किस तरह के तासुरात आ रहे होंगे। अरे यार म्यूजिक बजाओ, मेरी बहन की शादी है, कोई मजाक थोड़ी हो रहा है। अपनी चुनरी गले में लपेट कर इसने डीजे को इशारा किया, जो इसके इशारा करते ही म्यूजिक चेंज करके आवाज़ बढ़ा चुका था, और इसके साथ ही शाहमीर का डांस भी शुरू हो गया था, जिसकी इसने काफ़ी प्रैक्टिस की थी। अम्मा साईं, मैं भी जाऊं, मुझे भी नाचना है। हुरैब ने बेचैनी से अपने पास खड़े आयरा का हाथ हिलाया था। ठीक है, लेकिन एहतियात करना, उछलना मत, बल्कि जरियाम से पूछ लो, अगर इसे अच्छा नहीं लगा तो। आयरा के कहने पर वो मुंह बनाती जरियाम के पास जाने लगी, जो थोड़े फासले पर ही खड़ा था। जितनी देर में जरियाम ने इसे इजाज़त देनी थी, इतनी देर में तो गाना ही ख़त्म हो जाना था। चाय में डूबा बिस्किट हो गया, मैं तो एवें 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 लुट गया। जरियाम, मेरे को भी नाचना है, मैं जाऊं? इसने जरियाम के पास आकर कहा। हाँ बिल्कुल जाओ। जरियाम के कहने पर वो खुशी से चहकती शाहमीर के पास चली गई। जरियाम मुस्कुराते हुए से देखने लगा। इस वक्त लॉन में घर के दो तीन मर्दों के अलावा सिर्फ खवातीन मौजूद थी, इसलिए जरियाम ने इसे इजाज़त दे दी थी। थोड़ी देर में हुरैब और शाहमीर के साथ साथ अहान का इजाफा भी हो गया था, और इसी तरह हंसते खुशी से यह तकरीब अपने अख्ताम को पहुंच चुकी थी। कमरे में दाखिल होते ही खाली कमरे ने इसका इस्तकबाल किया। हुरैब की गैर मौजूदगी देखकर वो वापस बाहर जाने लगा। जब नज़र बेड पर रखे इस कार्ड पर गई, इसने उठाकर इसे देखा, जहाँ पहले सफ़े पर बच्चों जैसी टेढ़ी मेरी लिखावट लिखी थी, जो यकीनन हुरैब की थी। लेकिन जरियाम को ये लिखाई दुनिया की सबसे खूबसूरत लिखाई दिख रही थी, क्योंकि वो हुरैन की लिखाई थी। सुबह से एक बात बताना चाह रही हूँ, और बताने के लिए इससे बेहतर तरीका मुझे नहीं मिला। इसकी लिखाई में गलतियाँ थी, लेकिन जरियाम को फिर भी वो लफ्ज़ हर तरह से परफेक्ट लग रहे थे। इसकी हुरैब ने जो लिखे थे। इसने कार्ड खोला, अंदर जो लिखाई थी वो आयरा की थी, लेकिन वो इस लिखाई को नहीं देख रहा था। वो तो बस इसमें लिखे इस जुमले को पढ़कर हैरान हो रहा था। यू आर गोइंग टू बी अ फादर। एक बार, दो बार, तीन बार, हैरत से वो बार बार इस जुमले को पढ़ रहा था, और जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था। अपने पीछे कदमों की आहट महसूस किए वो मुड़ा, जहाँ हुरैब नज़र झुकाए मुस्कुरा रही थी। ये सच है हुरैब? इसके करीब जाकर जरियाम ने बेयकीनी से पूछा। हाँ। इसके कहने की देर थी इसके कहने की देर थी जब जरियाम ने सख्ती से इसे खुद में भींच लिया। इसे खुद भी पता नहीं चला कब इसकी आंखें भीगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे अपने रब का शुक्र अदा करूं। खुशी से भरपूर लहजे में वह कहते ही कभी इसे खुद में भींच लेता, तो कभी इसके चेहरे पर अपना प्यार भरा लम्स छोड़ने लगता। हुरैब ने अपने नर्म हाथों से इसके आंसू साफ किए। जब जरियाम ने इसे फिर से खुद में भींचा था, इसे अपने सीने से लगाए वो किसी और ही जहान में पहुंचकर अपनी इस खुशी को महसूस कर रहा था, जब इसे बाहर से आलम की आवाज़ सुनाई दी, जिससे सुनकर वो हुरैब का हाथ पकड़े बाहर चला गया। क्या कहा तुमने? आयरा की बात सुनते इसने हैरत से पूछा। मैंने कहा आप दादा बनने वाले हैं। तुम सच कह रही हो आयरा? तुम्हें किसने बताया, और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया जरियाम? जरियाम ने भी नहीं बताया। एक ही सांस में कहते वो बिना इसकी कुछ सुने जल्दी से अपने कमरे से निकला और जरियाम को पुकारने लगा। लड़कों की टीम तो वैसे ही बाहर बैठी थी, लेकिन घर के अफराद जो अंदर गए थे वो भी इसकी आवाज़ सुनकर बाहर आ चुके थे। आलम, क्या हुआ? मुर्तज़ा ने तशवीश से इसके करीब आकर पूछा। मुर्तज़ा, मैं दादा बनने वाला हूँ। उसकी बात सुनकर सब हैरान थे, जबकि आलम का तो बस नहीं चल रहा था पूरी दुनिया को अपनी इस खुशी में शरीक कर ले। आलम ने मुलाजमों को इशारा किया और इसे मिठाई लाने को कहा। जब नज़र कमरे से निकलते जरियाम और हुरैब पर पड़ी, इसने आगे बढ़कर जरियाम को अपने गले लगाया। मेरा बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। उसने जरियाम की कमर थपथपाई और मिठाई जो मुलाजमा लेकर वहाँ खड़ी थी, इसमें से पूरा लड्डू उठाकर जरियाम के मुंह में डाल दिया और इसके पीछे खड़ी हुरैब के पास आया। अपनी जेब से चंद नीले नोट निकालकर इसने हुरैब के सर पर वारे और वहाँ खड़ी मुलाजमा को दे दिए। मेरा बच्चा। इसके चेहरे को अपने हाथ के पहले में लेकर आलम ने इसकी पेशानी पर अपने लब रखे थे। खुशी तो घर में पहले ही थी, अब फर्क कितना आ चुका था, वो खुशी दुबाला हो गई थी। मिठाइयाँ तो पहले ही बट रही थी, अब इनकी तादाद बढ़ चुकी थी। सब लोग अपने कमरों में जा चुके थे, सिवाय इन पांचों के जो यहाँ बैठे एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे। हम यहाँ क्यों बैठे हैं? यहाँ आपने अपना हाथ थोड़ी पर रखते पूछा था। कमरे में जाकर भी तो यही करना है। इससे अच्छा है कि यहीं बैठकर एक दूसरे के चेहरों को देख लो। माहिर ने इसे जवाब दिया, जब शाहमीर ने दिल में दबी बात इन सबसे कह दी थी। मैं सोच रहा हूँ कि जरियाम लाला ने तो शादी कर ली। मैं सोच रहा हूँ कि जरियाम लाल ने शादी भी एक ही हफ्ते में कर ली थी, और अब इतनी जल्दी यह खबर भी सुना दी। कैसे? वो रहा जरियाम का कमरा, वहाँ जाकर पूछ ले।
साहिर ने जरियाम के कमरे की तरफ इशारा किया, जिस पर वो मुंह बनाकर सोफे की पुश्त लगाकर टेक लगाकर बैठ गया। वैसे मैं क्या बनूंगा? माथे पर बिखरे बालों को पीछे करके इसने सबकी तरफ देखा था, जबकि इसके जवाब पर इहाब तो जैसे तप ही गया था। वैसे तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तुम क्या बनोगे? चाचू बनोगे। तुम मुझसे तमीज से बात किया करो, बड़ा हूं मैं तुमसे। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, मैं तो भूल ही गया था। मैं भूल जाऊं ना तो मुझे याद दिला दिया करो। हाँ, एक थप्पड़ मारूंगा ना तो सब याद आ जाएगा। इनकी नोक-झोंक देखकर शाहमीर, ज़ाहिर और माहिर ने एक दूसरे की तरफ देखा और आहिस्ता से उठकर वहां से चले गए, जबकि कमरे में जाने से पहले इनके कानों में अहान और एहाब की आवाज़ें पड़ रही थी। वक्त तो पहले ही तेज़ी से गुजर रहा था और ये 2 दिन तो जैसे पर लगा कर उड़े थे। आज अली और नूर की बारात थी और सुबह से ही हर तरफ शोर मचा था। वो हवेली इस वक्त किसी चिड़ियाघर से कम नहीं लग रही थी। अपने कमरे से निकलकर वो सीधा नूर के कमरे में गई। इसे देखने की इतनी बेचैनी जो थी, इसके कमरे में दाखिल होते ही परीक्षा अपनी जगह रुक कर इसे देखने लगी। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी इस वक्त वो दुल्हन बनी बेहद हसीन लग रही थी। अम्मा साईं आ जाएं। इसकी आवाज़ सुनकर परीक्षा जैसे होश में आई और कमरे में दाखिल हुई। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। आपकी तरह लग रही हो ना? नहीं तो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। बस खुदा तुम्हारा नसीब भी ऐसे ही खूबसूरत करे। परीशा ने प्यार से इसकी थोड़ी को छुआ। मैं जानती हूँ तुम्हें कोई नसीहत करने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी नूर, तुम एक नए रिश्ते में बंधने जा रही हो। पूरे खलूस से इस रिश्ते को निभाना और अली को कभी शिकायत का मौका मत देना। आप फिक्र मत करें, किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। उसके कहने पर परीशा ने मुस्कुराते उसकी पेशानी पर प्यार किया। अब उन्हें निकलना था। बारात का इंतजाम बड़े से हॉल में किया गया था, जो गांव से थोड़ा दूर था। बारात का इस्तकबाल धूमधाम से किया गया। मेहमानों से मुलाकात हुई और फिर थोड़ी सी देर के बाद निकाह शुरू हो गया। धड़कते दिल के साथ नूर शाह ने कबूल है कहा और अपना सब कुछ अली खान को सौंप दिया। साइन करते वक्त इसके आंसू, जो थमने का नाम नहीं ले रहे थे, आज वो किसी और की हो गई थी। नूर मुर्तज नूर मुर्तज़ा से नूर अली बन गई थी, जो अब इसके जिस्म और जान का मालिक था। आंखें पूरी खोले वह सामने से आती इस नूर को देख रहा था, जो आज नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी और शर्माई शर्माई सी सीधा इसके दिल में उतर रही थी। सुर्ख रंग का लहंगा पहने आज वो दुल्हन बनी थी, अली खान की दुल्हन। अपने मजबूत हाथ इसके सामने करते अली ने इसका नर्म और नाजुक हाथ अपने हाथ में लिया और इसे ले जाकर स्टेज पर बिठाया। नूर ने टेढ़ी मेढ़ी नजरों से इस शख्स को देखा जो अब इसके शोहर के ओहदे पर फायज था। ब्लैक कलर की शेरवानी पहने अपनी शख्सियत का जादू वो हर तरफ बखेर रहा था। इस तरह क्यों देख रही हो? खुलकर देखो, अब तो हर तरफ से तुम्हारा ही हूँ। इसके कहने पर वो शर्मिंदा होकर नजरें झुका गई और झुकी नजरों के साथ वो खुद पर जमी अली की निगाहें आराम से महसूस कर रही थी। अली, मुझे देखना बंद करे। क्यों? कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? कोई क्या कहता है, क्या सोचता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम अली खान की मलकियत हो, मुकम्मल तौर पर मेरी हो। कोई कहकर तो दिखाए, अशे ना बिगाड़ दूं। उसके कहने पर नूर ने बिना कुछ कहे अपनी नज़रों का जाविया मोड़ा, लेकिन अली की नज़रें वो खुद पर अब भी बआसानी महसूस कर सकती थी। अस्सलामु अलैकुम। दादा जान ने अपने कोट को दुरुस्त करते सलाम किया। उस उम्र में भी वो इतने फिट थे कि कुछ भी पहन लेते, सब कुछ जचता था। वालेकुम अस्सलाम। दादी जान ने इस अजनबी को झिझकते हुए सलाम किया। काफ़ी देर से आपको देख रहा था मोहतरमा, रहा नहीं गया तो आपसे बात करने आ गया। आप यहाँ किसकी मेहमान हैं? दरअसल मेरा बेटा आरिफ मुर्तज़ा का ख़ास दोस्त है, तो हम बस इसी तरफ से हैं। अच्छा अच्छा, आपके शौहर भी हैं? उनके कहने पर दादी जान के चेहरे पर अफसर्दगी छा गई। नहीं, वो सालों पहले गुजर चुके हैं। ओह, माजरत चाहता हूँ। मेरी बीवी भी सालों पहले गुजर चुकी है। आप यहाँ किस तरफ से हैं? अली खान मेरा पोता है। ओह अच्छा, तो आप लड़के के दादा हैं। जी बिल्कुल, बंदे को वजाहत खान कहते हैं। उन्होंने एक अदा से अपना नाम लिया। क्या आप अपना नाम बताना पसंद करेंगी? जी, मेरा नाम दिल नशीन है। आप ही की तरह हैं। उनके कहने पर दादी जान ने शर्माते हुए चेहरे पर हाथ रखा और वहां से चली गई, जबकि दादा जान तो बस उनकी सदा पर अपना दिल थाम कर रह गए थे। मिशाल, कैसी हो? तेज आवाज ने इसे पुकारा। वो भागता हुआ इसके करीब आ रहा था, जबकि इसका अंदाज ऐसा था जैसे वो कितने ही पुराने दोस्त हों। क्या है? उसने बेजारी से इहाब की जानिब देखा। वो तुम्हें थैंक्स कहना था। उस दिन तुमने मेरी बहुत मदद की थी। पहले मुझे बचाया, फिर मुझे घर तक ड्रॉप किया। अच्छा तो करो। थैंक यू। थोड़ा झिझक कर उसने कहा, लेकिन सामने वाले के तासुरात अब भी वैसे ही थे। हो गया अब? जाओ। तुम हर वक्त ऐसे क्यों रहती हो? कैसे रहती हो? उसने उल्टा सवाल किया।
जैसे रहती हो वही तो, कैसे रहती हूँ? छोड़ो, इसे तुम अब हमारी मेहमान हो, फजूल बातों की वजह से तुम्हारा मूड नहीं खराब करना चाहता। मेरा मूड खराब नहीं हुआ, लेकिन मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहती हूँ। कैसा मशवरा? बाहर अकेले मत निकला करो, उसने मुस्कुराते हुए कहा और वहां से चली गई। और इसके जाने के बाद इहाब को समझ में आई कि वह क्या कह कर गई है। वो इसे इसकी बुज़दिली का ताना मार के गई थी।